नेपाल के राजनीतिक परिदृश्य में जबरदस्त उथल-पुथल मची हुई है। हाल ही में वहां जेनजी आंदोलन के बाद अब नेपाल की अंतरिम प्रधानमंत्री सुशीला कार्की ने बड़ी घोषणा की है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि इस हिंसा में मारे गए लोगों को बलिदानी घोषित किया जाएगा। साथ ही उनके परिजनों को 10-10 लाख नेपाली रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। वास्तव में आंदोलन के दौरान कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा की गई हिंसा नेपाल की राजनीतिक स्थिरता को झकझोरने वाली साबित हो रही है। अब तक की रिपोर्ट्स के अनुसार मृतकों की संख्या 72 तक पहुंच चुकी है। इनमें एक भारतीय महिला भी शामिल है। वहीं सुशीला कार्की के कार्यभार संभालने के बाद उन्होंने भ्रष्टाचार समाप्त करने का संकल्प जताया है। कार्की ने पत्रकारों से कहा कि नेपाल में पहली बार 27 घंटे तक लगातार प्रदर्शन चला। यह एक ऐसा अनुभव रहा जिसने नेपाल की राजनीतिक प्रक्रिया को चुनौती दी। उन्होंने साफ कहा कि वे केवल 6 महीने तक ही सत्ता में रहेंगी। इसके बाद नवनिर्वाचित संसद को अधिकार सौंप दिया जाएगा। वास्तव में सुशीला कार्की को अंतरिम पीएम पद पर नियुक्त किए जाने के साथ ही नेपाल में आम चुनाव कराने की जिम्मेदारी सौंपी गई है, जिसे 5 मार्च 2026 को आयोजित किया जाना है। इसके अतिरिक्त नेपाल में एक ऐतिहासिक कदम उठाया गया है। पहली बार किसी महिला को अटॉर्नी जनरल नियुक्त किया गया। सीनियर एडवोकेट सविता भंडारी बराल को इस पद पर नियुक्त किया गया। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने यह निर्णय प्रधानमंत्री सुशीला कार्की की सिफारिश पर लिया। इससे पहले अटॉर्नी जनरल रमेश बदाल ने इस्तीफा दे दिया था। इसी बीच जेनजी प्रदर्शनकारियों के गुस्से ने नेपाल के 3 पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली, शेर बहादुर देउबा और पुष्प कमल दहल प्रचंड के घरों को भी निशाना बनाया है। ये तीनों नेता फिलहाल आर्मी कैंपों में रह रहे हैं। उनके समर्थक वर्तमान में उनके लिए किराए के मकान ढूंढने में लगे हुए हैं। ये नेता काठमांडू से बाहर के शहरों जैसे पोखरा में रहना चाहते हैं ताकि जेनजी के तीव्र आक्रोश से बचे रहें। वहीं प्रधानमंत्री सुशीला कार्की अब एक नए मंत्रिमंडल के गठन पर भी काम कर रही हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार वे लगभग 15 से अधिक मंत्रियों के साथ एक नया मंत्रिमंडल बना सकती हैं। संभावित मंत्रियों में कानूनी विशेषज्ञ ओम प्रकाश आर्यल, पूर्व सेनाधिकारी बालानंद शर्मा, सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति आनंद मोहन भट्टराई, माधव सुंदर खड़का, ऊर्जा विशेषज्ञ कुलमान घिसिंग सहित कई नाम शामिल हैं। वास्तव में जेनजी के सदस्य भी इस प्रक्रिया में अपनी भूमिका निभा रहे हैं। उन्होंने ऑनलाइन वोटिंग के माध्यम से नए मंत्रिमंडल की नियुक्ति प्रक्रिया में भी भाग लिया। उल्लेखनीय है कि जेनजी नेता सरकार में शामिल नहीं होंगे, लेकिन उसके कामकाज की निगरानी करेंगे। दरअसल राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने संसद भंग करने की घोषणा भी की है। इस निर्णय का विरोध नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी ने किया है। साथ ही यूएमएल महासचिव शंकर पोखरेल ने पार्टी कार्यकर्ताओं से सड़कों पर उतरने की अपील की है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस घटनाक्रम पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने सुशीला कार्की को महिला सशक्तिकरण का प्रतीक बताया। कहा कि भारत हमेशा नेपाल के लोकतंत्र की मजबूती और पुनर्निर्माण में नेपाल की जनता के साथ खड़ा रहेगा। वास्तव में नेपाल की स्थिति पर चीन और बांग्लादेश ने भी प्रतिक्रिया दी है। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लिन जियान ने नेपाल के सामाजिक व्यवस्था और राष्ट्रीय स्थिरता बहाली की उम्मीद जताई। वहीं बांग्लादेश ने नेपाल में स्थिति पर बारीकी से नजर रखने की बात कही। मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना जताई और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। विशेषज्ञों का मानना है कि नेपाल का भू राजनीतिक महत्व अत्यधिक है। यह भारत और चीन के बीच स्थित बफर स्टेट है, इसलिए नेपाल की राजनीतिक स्थिरता भारत के हित में मानी जाती है। चीन बीआरआई और अमेरिका एमसीसी के माध्यम से नेपाल में अपने प्रभाव को बढ़ा रहे हैं। यह स्थिति भारत के लिए सतर्क रहने की चुनौती पेश करती है। इस प्रकार नेपाल में उठे इस नए राजनीतिक अध्याय ने न केवल नेपाल की आंतरिक राजनीति को हिला दिया है, बल्कि भारत समेत वैश्विक ताकतों की भी निगाहें वहां पर टिक गई हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अवैध अप्रवासियों के खिलाफ कठोर रुख अपनाने की घोषणा की है। उन्होंने साफ कहा है कि अब अवैध अप्रवासी अपराधियों के प्रति नरमी का समय समाप्त हो चुका है। अब ऐसे अपराधियों को सीधे और कड़ी सजा दी जाएगी। वास्तव में यह घोषणा अमेरिका में पिछले दिनों हुई एक बेहद दर्दनाक घटना के बाद आया है।
10 सितंबर को टेक्सास के डलास में भारतीय मूल के चंद्र नागमलैया की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। यह हत्या उनकी पत्नी और बेटे के सामने हुई। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने इस घटना की तीव्र शब्दों में निंदा की है। ट्रंप ने अपने ट्रुथ सोशल मीडिया में लिखा कि चंद्र नागमलैया डलास के रहने वाले थे। उनकी पत्नी और बेटे के सामने क्यूबा के अवैध आप्रवासी ने उनका सिर कलम कर दिया। उन्होंने कहा, हमारे देश में ऐसा कभी नहीं होना चाहिए था। दरअसल इस हमलावर के खिलाफ पहले भी गंभीर अपराध दर्ज हैं। उसे बाल यौन शोषण और कार चोरी जैसे अपराधों के लिए पहले गिरफ्तार किया जा चुका था। ट्रंप ने बाइडेन प्रशासन पर निशाना साधते हुए कहा कि इस अपराधों को रिहा कर दिया गया था और क्यूबा ने भी उसे वापस लेने से इनकार किया था। वास्तव में ट्रंप ने साफ कहा कि अवैध आप्रवासी अपराधियों के प्रति अब कोई नरमी नहीं रहेगी। अपराधी को सख्त और कानूनी प्रक्रिया के तहत सजा दी जाएगी। ट्रंप ने बताया कि यह अपराधी अब अमेरिकी हिरासत में है और उसे प्रथम डिग्री हत्या यानी सोची समझी साजिश का दोषी ठहराया जाएगा। ट्रंप ने अपनी टीम को भी तारीफ की। वास्तव में घटना का विवरण भयावह है। 10 सितंबर को नागमलैया अपने सहकर्मी 47 वर्षीय योनानिस कोबोस मार्टिनेज से टूटी वॉशिंग मशीन को लेकर विवाद में पड़ गए थे। थोड़ी ही देर में बहस बढ़ गई और मार्टिनेज ने चंद्रमौली पर कई बार चाकू से हमला किया। यह पूरी वारदात पार्किंग लॉट में सीसीटीवी में कैद हो गई थी। चंद्रमौली की पत्नी और बेटा जो मोटल के फ्रंट ऑफिस में थे मदद के लिए बाहर आए, लेकिन अपराधी ने उन्हें धक्का दे दिया और चंद्रमौली का सिर काट दिया। इसके बाद उसे 2 बार लात मारी और फिर कूड़ेदान में फेंक दिया गया। पुलिस ने आरोपी को उसी दिन हिरासत में लिया। उसके पास से खून से सनी टी शर्ट, चाकू, नागमलैया का फोन और की कार्ड बरामद हुआ। आरोपी ने हत्या कबूल की। पुलिस ने बताया कि उसकी हिंसक आपराधिक रिकॉर्ड है। उसे पहले कैलिफोर्निया, फ्लोरिडा और ह्यूस्टन में भी गिरफ्तार किया जा चुका है। भारतीय उच्चायोग ने इस हत्या पर शोक व्यक्त किया। ह्यूस्टन स्थित दूतावास ने कहा कि वे परिवार के संपर्क में हैं और हर संभव सहायता कर रहे हैं। आरोपी अब डलास पुलिस की हिरासत में है और दूतावास मामले पर बारीकी से नजर रख रहा है। वास्तव में यह घटना अमेरिका में अवैध आप्रवासियों के खिलाफ सुरक्षा और कड़ी कार्रवाई की आवश्यकता को स्पष्ट करती है। ट्रंप प्रशासन की यह कार्रवाई अमेरिका में सुरक्षा और न्याय की दिशा में एक सशक्त संदेश है। पाकिस्तान में बाढ़ राहत के पैसों से लश्कर-ए-तैयबा अपने हेडक्वार्टर को पुनर्निर्माण करा रहा है। जी हां, नापाक दुश्मन पाकिस्तान ने एक बार फिर अपने आतंक और छल के खेल से पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा है। दरअसल पाकिस्तान में लश्कर-ए-तैयबा अपने मुरीदके में मौजूद मरकज तैयबा हेडक्वार्टर का पुनर्निर्माण कर रहा है। यह वही हेडक्वार्टर है जिसे 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय हवाई हमले में पूरी तरह से तबाह कर दिया गया था। वास्तव में पाकिस्तान में आए हालिया बाढ़ पीड़ितों को राहत देने के लिए आए पैसों का इस्तेमाल इस पुनर्निर्माण के लिए किया जा रहा है। सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक यह वही पुराना तरीका है जो 2005 में पाकिस्तान पीओके भूकंप के दौरान अपनाया गया था। तब भी लश्कर-ए-तैयबा ने भारी मात्रा में पैसा इकट्ठा किया और लगभग 80% को आतंकवादी बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए इस्तेमाल किया गया। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मुरीदके में 3 मुख्य इमारतों को निशाना बनाया गया था। इन इमारतों का इस्तेमाल आतंकियों के रहने, हथियार रखने और ट्रेनिंग कैंप्स के रूप में होता था। हमले के बाद केवल मलबा बचा था और यह जगह आतंकवादी गतिविधियों के लिए अनुपयुक्त हो गई थी। सूत्रों के अनुसार 18 अगस्त को मरकज तैयबा कैंप को व्यवस्थित रूप से ध्वस्त करने की प्रक्रिया शुरू हुई। लश्कर-ए-तैयबा ने मलबे को हटाने के लिए 5 जेसीबी मशीनें तैनात की। 20 अगस्त तक उमुल कुरा ट्रेनिंग कैंप को आंशिक रूप से और 4 सितंबर को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया। अंतिम बुरी तरह क्षतिग्रस्त आवासीय ब्लॉक को 7 सितंबर तक पूरी तरह ध्वस्त किया गया। वर्तमान में पूरा कैंप मलबे में तब्दील हो चुका है और मलबा हटाने का काम जारी है। वास्तव में पाकिस्तान सरकार ने मई में सार्वजनिक रूप से घोषणा की थी कि वह लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद के ठिकानों के पुनर्निर्माण के लिए वित्तीय सहायता मुहैया कराएगी। लश्कर-ए-तैयबा को मरकज तैयबा के पुनर्निर्माण के लिए 14 अगस्त को 4 करोड़ पाकिस्तानी रुपए यानी लगभग 1.25 करोड़ भारतीय रुपए का शुरुआती पैकेज मिला। हालांकि पूरे कैंप को पहले जैसी स्थिति में बहाल करने के लिए कम से कम 15 करोड़ पाकिस्तानी रुपए यानी कि लगभग 4 से 70 करोड़ रुपए की आवश्यकता होगी।
सुरक्षा एजेंसियों के अनुसार लश्कर-ए-गुर्गे बाढ़ राहत वाली जगहों पर पाकिस्तानी रेंजर्स और अन्य अधिकारियों के साथ तस्वीरें खिंचवा रहे हैं। उन्हें यह दिखाना है कि पुनर्निर्माण के काम में सरकारी मदद भी शामिल है। विशेषज्ञों के अनुसार निर्माण कार्य पूरा करने की समय सीमा 5 फरवरी 2026 तय की गई है। यह दिन पाकिस्तान में कश्मीर एकजुटता दिवस के रूप में मनाया जाता है। सुरक्षा एजेंसियों का कहना है कि यह पुनर्निर्माण लश्कर-ए-तैयबा के वार्षिक कश्मीर सेंटर जिहाद सम्मेलन के साथ मेल खाता है। दरअसल 5 फरवरी 2025 को इसी तरह के आतंकी संगठन पीओके में हमास नेतृत्व से भी मिले थे। वास्तव में मरकज तैयबा के पुनर्निर्माण का कार्य सीनियर लश्कर नेताओं की देखरेख में हो रहा है। इसमें मरकज तैयबा के डायरेक्टर मौलाना अबूजार, मुख्य ट्रेनर उस्तादुल मुजाउद्दीन और ऑपरेशनल ओवरसाइट कमांडर यूनुस शाह बुखारी शामिल हैं। यह पूरी प्रक्रिया यह दिखाती है कि बाढ़ राहत के नाम पर पाकिस्तानी राज्य और आतंकवादी संगठन मिलकर आतंकवादी बुनियादी ढांचे को फिर से खड़ा कर रहा है। यह भारत समेत अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर चिंता का विषय है। इस प्रकार बाढ़ राहत के बहाने इकट्ठा किया गया पैसा आतंक की नई तैयारियों में लग रहा है। यह कार्रवाई पूरे भारत के साथ साथ पूरी वैश्विक सुरक्षा के लिए बेहद संवेदनशील है।